हुआ कि आपको आज के समय में हर जगह अलर्ट रहना चाहिए। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि नेशनल सेमिनार है या इंटरनेशनल सेमिनार। आजकल ये पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है, हर जगह लिखा यही रहता है कि इंटरनेशनल है। जी सर। और मुझे लगा कि इंटरनेशनल सेमिनार है, अतः मुझे अंग्रेजी में बोलना चाहिए। सर इस सेमिनार उसका उत्तर जानना चाहूंगा, कोई मुझे देगा? जी दूसरा, सर, ये सेमिनार इंटरनेशनल विद मैं जापान जाता था और मेरी बड़ी इच्छा थी ये जानने की कि जो देश 1945-46 में सबसे अधिक ध्वस्त देश था, वो कैसे इतनी प्रगति कर गया। और मैंने ये बात बहुत मैंने इसको जानने की भी कोशिश, और मुझे जो उत्तर मिला वो ये था कि हमने अपने विद्यार्थियों को कुछ गुण दिए। हम जानते थे कि देश की प्रगति का मार्ग एक ही है और वो मार्ग है स्कूल के द्वारा। जैसे मैं उसी वाक्य के बाद ये कहता हूं कि भारत की प्रगति का मार्ग भारत के गांव के प्राइमरी स्कूल के दरवाजे से होकर जाता है। कोई इसे मानता नहीं है, लेकिन मैं दोहराता रहता हूं। मैंने सीखा तो मैंने कहा, आपने बच्चों को क्या दिया? उन्होंने कहा, हमने बच्चों को कहा, हिरोशिमा में जाकर देखो हम कितने ध्वस्त थे, कितने अपमानित थे, और आज हम कहां पर हैं। समय का ध्यान रखो, कठिन से कठिन परिश्रम करो, चाहे कमरे की सफाई करनी हो या बड़ा सा बड़ा रिसर्च करना हो, हर काम का सम्मान करो, इससे वे आगे बढ़े। आपके इस आयोजन में मुझे 11:40 पर बोलना था। मैंने सुबह से प्रतीक्षा की और कम से कम मुझे अनावश्यक रूप से 30-40 मिनट मेरे लगे इस प्रतीक्षा में कि मुझे कब बोलना है। व्यक्ति मानसिक रूप से तैयार होता है, उसकी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। समय का उपयोग इंटरनेशनल सेमिनार में न किया जाए, ये मुझे प्रसन्नता तो नहीं दे रहा। ये निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं, आप लोगों को अच्छा लगे या न लगे इसकी चिंता में नहीं। और भी कई चीजें मैं कह सकता हूं जो मैं शालीनतावश नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो इतने बड़े स्तर पर सेमिनार अगर समय से नहीं चलता है तो स्कूल कैसे समय से चलेगा? अध्यापक स्कूल से क्यों समय से जाएगा? जो ट्रेनिंग लेकर जा रहा है आप यहाँ से, वो जब स्वयं कोई सेमिनार आयोजित करेगा वो भी यही करेगा। अनावश्यक प्रशंसा की कोई आवश्यकता इन सेमिनार्स में नहीं है। ये परिचय देने की परंपरा जो है, नाम दीजिए, थोड़ा सा 1-2 सेंटेंस बोल दीजिए, बाकी इस समय का उपयोग करिए, उन चीजों पर चर्चा करिए जो आपको कुछ दे सकती हो, क्योंकि लोगों को बड़ी बड़ी अपेक्षाएं। मैं लिए मुकुल कानिटकर जी मेरे मित्र हैं, मेरा नाम सम्मान से लेते हैं, मैं अनुप्रीत रहता हूं। उन्होंने एक कहा कि ये मेरा विधान है, उस विधान के समर्थन में मैं एक वाक्य पढ़ देता हूं जो मेरे सामने एक पुस्तक रखी है। नो वन वॉज एवर रियली टॉट बाय अनदर। ये विवेकानंद जी का वाक्य। नो वन वॉज रियली टॉट बाय अनदर, ईच ऑफ अस हैड टू टीच हिमसेल्फ। द एक्सटर्नल टीचर ऑफर्स ओनली द सजेशन which arouses the internal teacher to work to understand things. External teacher and internal teacher का concept विवेकानंद जी ने दिया। उन्होंने ये कहा था, और जो हम सब लोग जानते हैं, कि एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। अब इसी के, मुकुल जी के इसी वाक्य समर्थन में मैं 2-3 बात और कहता हूँ। मैंने, जब मैं एनसीटी का चेयरमैन था, तो मैंने अंग्रेजी के बहुत प्रसिद्ध लेखक श्री मनोज दास से कहा कि श्री अरविंदो को समझने में अध्यापकों को कठिनाई होती। प्राथमिक शाला के अध्यापक भी उन्हें बहुत अच्छे ढंग से समझ सके, इसके लिए मैं चाहता हूं आप एक पुस्तक लिखें। उन्होंने पुस्तक लिखी, श्री अरविंदो ऑन एजुकेशन, जो उस समय जितने देश में शिक्षा प्रशिक्षण के संस्थान थे सबको भेजी गई। श्री अरविंदो की शिक्षा के 3 बड़े अंश हैं। पहला, नथिंग कैन बी टॉट। दूसरा, माइंड मस्ट बी कंसल्टेड इन इट्स ओन डेवलपमेंट। एंड थर्ड, फ्रॉम नियर टू फार, फ्रॉम नोन टू अननोन। ये तीनों वाक्य आप सब लोग जानते हैं, लेकिन इनके अर्थ समझने में पूरा जीवन लग सकता है। नथिंग कैन बी टॉट,
अगर ये बात हम समझ लें, हमारे अध्यापक समझ लें, हमारे शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान समझ लें, या इस तरह के सेमिनार में पूरी चीज इसी पर हो, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, क्या संभावना है, क्यों ऐसा कहा गया। आज से करीब 46 साल पहले मैं प्रोफेसर हुआ और उसके थोड़ी देर बाद मुझे बैंकॉक में एक अंतरराष्ट्रीय बैठक में गया। वहां पर मैंने 4 शब्द सीखे थे जो उस समय बहुत प्रचलित थे। वो कहा जाता था कि अध्यापक और अध्यापन के बारे में कुल 4 शब्द हैं, अब वो हैं हु टू टीच, कौन पढ़ाए, दूसरा whom टू टीच, किसे पढ़ाए, तीसरा what टू टीच, क्या पढ़ाए, और चौथा हाउ टू टीच। सब कुछ इसी में आता है, अध्यापक, विद्यार्थी, विषय वस्तु और पेडागोजी। इसके अलावा तो कोई चीज लोग सोचते नहीं। हमारे यहाँ की स्थिति अलग थी। मैं जब इन चारों को याद करता था तो प्रयास करता था कि मैं इसको समझने का प्रयास करूं। इनमें हर एक पर आपने बहुत बहुत पुस्तकें पढ़ी होंगी। पंडित विद्याधर मिश्र हमारे एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे, प्राचीन से भी परिचित थे, संस्कृत साहित्य के विद्वान थे, हमारे ग्रंथों से परिचित थे। और उनके पास मैंने जाकर कहा कि मुझे एक ऐसी पुस्तक चाहिए अपने अध्यापकों के लिए जो बताए कि जो भारतीय ज्ञानार्जन परंपरा है उसका आज क्या अर्थ है, उसमें कितनी सार्थकता है, कितनी निरंतरता है, और क्या कुछ ऐसा है जो आगे भी चलता रहे। बड़े अनुरोध के बाद पंडित जी ने एक पुस्तक लिखी और उसमें से 4 शब्द मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। मैंने अभी जो 4 शब्द कहे वो टीचिंग के कॉन्टेक्स्ट में थे। जो 4 शब्द मैंने अभी किया ना, हु टू टीच, होम टू टीच, एक्सेट्रा, पंडित जी ने दूसरे ढंग से लिखा। उन्होंने कहा हमारी परंपरा का सार तो 4 हिस्सों में आता है। पहला, अध्ययन। अध्ययन चाहे वह लाइब्रेरी में हो, चाहे गुरुकुल में हो, चाहे व्यक्तिगत संवाद में हो, चाहे अध्यापक और विद्यार्थी के बीच बातचीत में हो, ये अध्ययन हो। अध्ययन के बाद मनन की स्थिति आती है, जो हम भूल गए। मनन का अर्थ है कि जो कुछ आपने सुना उस पर थोड़ा विचार करिए कि मैंने क्या सुना, कितना मुझे याद है, कितना मैं भूल गया। और आपको लगेगा कि जो कुछ आपने सुना है उसमें तो थोड़ा सा आपको याद है, अधिकांश आप भूल चुके हैं। आगे बढ़िए, चर्चा कीजिए, चिंतन कीजिए, लोगों से मिलिए, उनसे बातचीत करिए। इसे चिंतन कहते हैं। जब हम आपस में, इसको आजकल अंग्रेजी में पीयर लर्निंग भी कह देते हैं। और चौथा है उपयोग। यदि उपयोग नहीं है तो न सीखने का कोई अर्थ है, न सिखाने का कोई अर्थ। एक बड़ी अच्छी सी कथा है कि तक्षशिला में आचार्य भदंत के एक शिष्य थे, आचार्य जीवक। जीवक आयुर्वेद का अध्ययन कर रहे थे और इस अध्ययन के बाद एक दिन वो अपने गुरु के पास गए। उन्होंने कहा कि आचार्य, मैंने अपना अध्ययन पूरा कर लिया। देखिए, मूल्यांकन किसने किया? शिष्य ने किया। और गुरु से कहता है मैंने अपना अध्ययन पूरा कर लिया है, गुरु दक्षिणा बताइए जिससे मैं जाकर अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की सेवा में कर सकूं। ये बहुत बड़ा हमारी जो ताकत है, हमारी परंपरा। गुरु ने कहा मुझे तुम कोई ऐसी वनस्पति लेकर आओ, ऐसा पेड़ पौधा हर सब लेकर आओ जिसका मनुष्य कल्याण में उपयोग न होता। इनफैक्ट प्रोजेक्ट वाज असाइंड टू हिम, ही फॉर्मुलेटेड द प्रोजेक्ट और अपना उन्होंने करके दिया। लौट कर आए तो कहा मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसका उपयोग न होता, जिसका उपयोग मानव कल्याण में न किया जा सकता। हाँ, अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हो। ये टीचिंग लर्निंग का एक अद्भुत उदाहरण है, मूल्यांकन का भी उदाहरण जो बड़े काम आ सकते। आज हर तरफ घर लौट रहे मजदूरों की चर्चा हो रही है। ये वो लोग हैं जो गांव छोड़ कर गए थे। क्यों गांव छोड़ कर गए थे? क्योंकि 1947 में बदलाव का एक बहुत बड़ा रास्ता हमारे पास था। और ये बदलाव कहाँ से शुरू होना था? ये गांव से शुरू होना था, ये गांव के स्कूल से शुरू होना था, गांव की पाठशाला से शुरू होना था। हमने निरंतरता को प्रश्रय दिया। हमारे पास जो शिक्षा व्यवस्था हमें दी गई थी, हम उसी को पर आगे बढ़ते रहे।
और हमने इसको आगे नहीं बढ़ाया। उसका परिणाम आज हुआ कि गांव पिछड़ गया, किसान पिछड़ गया और गांव के लोग जीविकोपार्जन के लिए कहां से कहां गए, लेकिन जहां गए वहां के लोगों ने उनके साथ उन्हें अपनाया नहीं। वे अपने नहीं हो सके, न औरों को अपना बना सके। और जब कठिन समय आया तो उन्हें यही लगा कि मुझे अपनी मूल स्थान पर ही जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर अभी भी भारतीय संस्कृति बची हुई है। गांव में अगर कोई भूखा होगा तो कोई दूसरा अपना आधी रोटी उसको अवश्य देगा, जो हर जगह नहीं होता है। उस समय की मुख्य बात जो टीचिंग लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में मैं कह सकता हूं वो थी 3 शब्द, एक 3x3 मैट्रिक्स है जो मैं जिक्र करता हूं। गांधी ने कहा हेड, हैंड एंड हार्ट। बेस्ट आउट ऑफ हेड, हैंड एंड हार्ट, और सबको बराबर का सम्मान। इसी को दूसरी ढंग से कहते हैं बेस्ट आउट ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। यही 3 शब्द है। और तीसरा इसका कथन है सेल्फ, सोसाइटी एंड नेचर। आप चाहे जिस ढंग से रोजगार की बात आए, उत्पादन की बात है, हेड हैंड हार्ट की बात करिए। आज जब कोरोना की बात आती है, मनुष्य के जो विपत्तियां आ रही हैं, क्लाइमेट चेंज की आ रही है, हवा जहरीली हो रही है, पानी जहरीला हो रहा है, तो आप सेल्फ, सोसाइटी एंड नेचर, कुल मिलाकर व्यक्ति का निर्माण होता है। व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को निखारना है। और इसके लिए स्वामी रंगनाथानंद जी ने एक बार अपने भाषण में कहा था कि अध्यापक क्या करता है, वो एक मासूम से बच्चे को, ले इंडिविजुअल को क्या करता है, ट्रांसफॉर्म से पर्सन इनटू ए पर्सनैलिटी। एक अबोध व्यक्ति को व्यक्तित्व में परिवर्तित कर दी वो अध्यापक है। और व्यक्तित्व में सब कुछ आ जाता है। व्यक्तित्व में बाह्य ज्ञान भी आ जाता है, अंदर का ज्ञान भी आ जाता है। हमने उसको भुला दिया। एनसीटी का जिक्र आया। एनसीटी के लिए एक लोगो चाहिए था, एक सूत्र वाक्य चाहिए था जो अध्ययन, अध्यापन सभी बात को कहता हो। और मैं कई लोगों के पास गया, उनसे मैंने राय ली, पूछा, अनेक विद्वानों से मिला, उन्हें बहुत सुझाव दिए गए। और उसका जो लोगो इस समय लिया गया है वो है गुरुर गुरुतमो धामा। गुरु वो है जो मनुष्यत्व से दैवत्व की ओर ले जाता है। हम ये मानकर चलते हैं कि जो व्यक्ति गुरु के संपर्क में आता है, मानवीय गुणों से ओतप्रोत तो उसे होना ही है, मगर उतना ही काफी नहीं है। उसे तो सेवा भाव में आगे बढ़ना है, उसे तो त्याग में आगे बढ़ना है, उसे अपरिग्रह में आगे बढ़ना है, उसे दैवत्व की राह पर। हमारे एक बहुत बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे जे.आर.डी. टाटा। उनका एक वाक्य है कि अपने जीवन का उद्देश्य हमेशा पूर्णता पे रखो, ऑलवेज एम एट परफेक्शन। मैं सबसे आगे निकल सकता हूं, उसकी सीमाएं हैं, लेकिन अगर आप उस रास्ते पर चलेंगे तो आपको उत्कृष्टता अवश्य मिलेगी। इफ यू एम एट परफेक्शन यू विल अचीव एक्सीलेंस। और एक्सीलेंस हम सबको चाहिए। एक्सीलेंस हमें क्यों चाहिए? हमारा सारा ये जो वेबिनार, सेमिनार जो भी हम करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि हमें एक्सीलेंस चाहिए। लेकिन एक्सीलेंस के लिए कुछ मनुष्यत्व के गुण चाहिए, कुछ दैवत्व चाहिए। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उन्हें एक पुस्तक दी गई, अनटू दिस लास्ट। उनके एक मित्र थे, उन्होंने शाम को पुस्तक दी, ट्रेन से जा रहे थे, रात भर में पढ़ गए। बहुत छोटी सी पुस्तक है, मेरे पास रखी रहती। अपनी आत्मकथा में गांधी ने उसके 3 वाक्य लिखे। जो जब मजदूरों की बात आती है, लोगों के पलायन की बात आती है, उनके कष्ट की बात आती है, तो मुझे बार बार याद आ रहे हैं वो 3 वाक्य थे जो गांधी के आत्मकथा में हैं, that the good of individual is contained in the good of all। आप खुश नहीं रह सकते अगर आपका पड़ोसी दुखी है। हमारी पारस्परिक निर्भरता हमारी शिक्षा में आनी चाहिए। ये सबसे बड़ी लर्निंग है जो कोरोना के बाद के विश्व में आवश्यक होगी और इससे कोई बच नहीं सकेगा। दूसरा, सम्मान के संबंध में, दैट ए लायर्स वर्क हैज द सेम वैल्यू एज द बार्बर्स। और इस बार हम सब ने जाना है कि बार्बर का काम कितना महत्वपूर्ण। In as much as all have the same right of earning their livelihood from their work। हर व्यक्ति को अपने कार्य से सम्मान पूर्वक जीवन यापन अर्जित करने का हक है, अधिकार है, और ये नैसर्गिक अधिकार है। तीसरा वाक्य था that the life of a labor, i.e. the tiller of the soil and the handicraftsman is life worth living।
सम्मान का जीवन किसान भी जी सकता है, राष्ट्रपति भी जी सकता है, प्रधानमंत्री भी जी सकता है, और इसमें कौन कहाँ पर है, इसमें किसी अपमान की बात नहीं। इसको एक और बड़े अच्छे अमेरिका के लेखक और विचारक रहे हैं, वे मंत्री भी रहे था, जॉन डब्ल्यू गार्डनर। इनकी एक छोटी सी पुस्तक है एक्सलेंस। लर्निंग का सारा कुल मिलाकर के जो सार तत्व तो निकलता है वो एक्सलेंस की तरफ ही तो जाता है। गार्डनर ने कहा, और ये बड़ी ध्यान से सुनिए, ये बहुत वही कहता है जो गांधी ने रस्किन में देखा था, और जीवन भर वो कहते रहे कि पंक्ति के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति के बारे में सोचिए, और शिक्षा ही ये सोच पैदा कर सकती है। ये सोच व्यक्ति में वही कर सकती है। गार्डनर का सेंटेंस वाक्य है, एन एक्सीलेंट प्लम्बर इज इन्फिनिटली मोर एडमिरेबल देन एन इनकॉम्पिटेंट फिलोसोफर। Excellent plumber and incompetent philosopher. The society which scorns excellence in plumbing, because plumbing is a humble activity, and tolerates shoddiness in philosophy, because it is an exalted activity, will have neither good plumbing nor good philosophy. और अगला सेंटेंस बहुत अच्छा है, neither its pipes nor its theories will hold water. ये समाज कैसे पैदा होगा? कोरोना के बाद ये समाज पैदा करना होगा अगर हमें आगे सरवाइव करना है। और इसके लिए मैं आपको 2-4 वाक्य और कहना चाहूंगा कि हम लोग इस समय सारे सेमिनार वेबिनार्स में यही बात आ रही है, आफ्टर कोरोना दुनिया कैसी होगी। थोड़ा याद कीजिए, 1997, 98, 96 में दुनिया भर में सेमिनार्स हुए, बड़े बड़े नेशनल इंटरनेशनल, कि व्हाट वुड बी शेप ऑफ थिंग्स इन 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में क्या स्वरूप होगा। और शिक्षा पर भी एक ऐसी रिपोर्ट बनी, ये थी डेलोस कमीशन रिपोर्ट। इसका टाइटल है लर्निंग द ट्रेजर विद इन। और जैसे ही आप ये टाइटल देखते हैं आपके मन में तुरंत आ जाता है जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। अब इन्होंने 4 चीजें आइडेंटिफाई की कि लर्निंग के 4 मूल आधार है। शिक्षा के आधार कहा था, लेकिन चारों में लर्निंग, सब टीचिंग नहीं। तो लर्निंग टू नो हम सब जानते हैं। दूसरा लर्निंग टू डू, कुछ कर सके, जो हेड हैंड एंड हार्ट के में आता है। तीसरा है लर्निंग टू बी, हमारा व्यक्तित्व विकास सोच के। और चौथा इन्होंने लिखा है लर्निंग टू लिव टुगेदर। ये लर्निंग टू लिव टुगेदर क्यों आ गया? क्योंकि दुनिया छोटी हो गई थी। दुनिया इतनी छोटी हो गई कि ग्लोबल विलेज की बात होने लगी, और ग्लोबल विलेज से चलते चलते आज हम फिर अपने विलेज को लौटने लगे हैं। इस परिवर्तन को भी ध्यान से देखना होगा शिक्षा को। लेकिन इसका एक संदर्भ और, 1972 में भी एक ऐसी रिपोर्ट बनी थी, उसका टाइटल था लर्निंग टू बी, कि व्यक्ति को कैसे व्यक्तित्व में परिवर्तित किया। एडगर फॉरे रिपोर्ट यूनेस्को ने छापी थी। लेकिन 96 तक आते आते वे यहाँ आ गए कि हमें लर्निंग टू लिव टुगेदर सबसे पहले आना चाहिए, क्योंकि विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे के साथ आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, भाषाएं बदल, अन्य भाषाओं के साथ रहना पड़ेगा, अन्य धर्मों के साथ रहना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर कहीं न कहीं इस चीज का बहुत महत्व है। भारत जैसे देश में जहाँ पर हम विविधताओं का सम्मान करते रहे हैं, उनकी सराहना करते रहे हैं, उनके साथ रहे हैं, सारा विश्व हमारी तरफ देख रहा है कि हम इसमें कैसे उनको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमने बहुत सी चीजें इसमें की हैं और बहुत सी चीजें अभी नहीं की। मैं इसमें आपको 2 चीजें और कहना चाहता हूं। जो 4 पिलर्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, उसमें 2 और आ जाते हैं। पहला यही कि लर्निंग द ट्रेजर विद इन, इसको 5वां मान लीजिए। और इसके बाद क्या है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अब कोई एक स्किल सीख कर हम ये कहें कि हम इसको जीवन पर्यंत चालू रखेंगे, ये चलता रहेगा और हमारा काम चल जाएगा, संभव नहीं है। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक बार लोग टाइपिंग सीख लेते थे और 40-45 साल उसका उपयोग करते थे। आज जो कंप्यूटर आज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो 6 महीने बाद शायद आप फेंक देंगे या बदल लेंगे, या उसमें इतनी चीजें नई आ जाएंगी कि बिना सीखे आप उसका उपयोग करने लायक नहीं रहेंगे। कितनी संभावनाएं हैं। तो इसको मैं यूं कहता हूं, यू हैव टू कीप पेस विद द पेस ऑफ चेंज। यावत जीवेत अध्यते विप्रः, ये हमारे पुरखे हमें सिखा गए थे। विप्रा का मतलब पंडित जी से, पुरोहित जी से नहीं है।
Every wise man keeps on learning throughout his life. Therefore, learning to learn is the key learning. ये बच्चे को सिखाना है और इसके लिए क्या करना है? Nothing can be taught. जो अध्यापक इस बात को, इसके मूल तत्व को समझता है, वही इसको आगे ले जा सकता है, वही इसको और बढ़ा करके कर सकता है। एक बात और हमें जाननी चाहिए, बर्ट्रैंड रसल ने एक जगह लिखा कि अगर मनुष्य केवल बुद्धि पर जीवित रहा, केवल ज्ञान में आगे बढ़ता रहा, ओनली ऑन नॉलेज, तो मनुष्यता समाप्त हो जाएगी। उसे विवेक चाहिए, डिस्क्रिशन चाहिए। मैं इसको समझने का प्रयास कर रहा था कि बुद्धि तो हमारे यहाँ तो कहा ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं है, और ये व्यक्ति कह रहा है कि ज्ञान, अगर आप केवल ज्ञान पर निर्भर करेंगे तो निश्चित रूप से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैंने इसका एक उदाहरण खोजा है। उदाहरण है, जब एटम बम बना था तो भौतिकी का, केमिस्ट्री का ज्ञान अपने सर्वोच्च शिखर पर था, और उस समय ज्ञान हमारे पास बहुत था, मगर विवेक नहीं था। अगर विवेक होता तो उसका दुरुपयोग नहीं होता, हिरोशिमा पे बम नहीं डाला जाता, मनुष्य की क्रूरता का एक भयंकर उदाहरण नहीं बनता। इसलिए ज्ञान के साथ व्यक्ति को डिस्क्रिशन, विवेक का भी अंदाज देना आपके लिए आवश्यक है। और ये दिखाई देते थे। उनकी एक पुस्तक में कविता है जो उन्होंने एक बार मुझे बताई थी, जो एक विद्यार्थी और अध्यापक के बीच में। कविता यूं है, show me so that I can stand on your shoulders. Reveal yourself so that I can be something different. Don't impose on me what you know. I want to explore the unknown and be the source of my own discoveries. मैं खुद करना चाहता हूँ। Let the knowledge be my liberation, not my slavery. ये एक चिलियन कविता है जो उन्होंने मुझे दी थी, व्यक्तिगत रूप से दी थी, और इसको मैं हमेशा मानता रहा। मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूँ।
हम शिक्षा में बहुत बड़ी बातें करते हैं, ये मानकर चलते हैं कि हमने करिकुलम बदल लिया, हमने सिलेबस बदल लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। लेकिन 1922 में महात्मा गांधी ने एक पत्र लिखा था, उसमें उन्होंने लिखा कि अगर मेरे देश में आजादी आज आ जाए तब भी मेरे लोग खुश नहीं होंगे। आज जब लोगों का दुख मैं देखता हूं तो मुझे याद आता है। उन्होंने कहा 4 चीजें उन पर भारी पड़ेंगी अगर आजादी आ जाए तब भी। वो 4 क्या थी? पहला था डिफेक्ट्स ऑफ इलेक्शंस, दूसरा इनजस्टिस, तीसरा बर्डन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और चौथा ट्रिचरी ऑफ द रिच। उस समय कॉर्पोरेट शब्द नहीं था। ये जरा फिर से मैं कह देता हूं, डिफेक्ट्स ऑफ इलेक्शंस, injustice, burden of administration and treachery of the rich। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि गांधी जी ने 1922 में इलेक्शंस की बात कैसे की। मुझे लोगों ने बताया कि गांधी जी ने ब्रिटिश इलेक्शन सिस्टम का अध्ययन किया था और उसमें इस तरह की सभी चीजें आ गई थी जो नहीं आनी चाहिए। ये आज भी मुझे बार बार मेरे मस्तिष्क में आता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों कहा गया। अब इसमें फिर कुछ प्रॉब्लम आ गई। वो पहले वाला जो आपका मोबाइल था उसकी आवाज बंद कर दीजिए। अच्छा, मैं कर रहा हूँ। जी सर, जी सर। तो मैं दोहरा देता हूँ जी। मैंने जो उसका जिक्र किया था ये था कि DIBT, ऐसे मैं उसको याद रखता हूँ, डिफेक्ट्स ऑफ इलेक्शंस, इनजस्टिस, देन बर्डन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रिचरी ऑफ द रिच। गांधी जी ने हमको एक ऐसा सूत्र दिया था जो उनकी भारत की समझ को बताता था। मैंने ये जिक्र किया है कि उन्होंने एक किताब पढ़ी थी अनटू दिस लास्ट, और उसके बाद जब वो 1915 में भारत लौटे और गोपाल कृष्ण गोखले से मिले, उन्होंने कहा कि अब मैं भारत में काम करना चाहता हूँ। अफ्रीका में उनका काम बहुत सराहा गया था, सारी दुनिया में गांधी जी को लोग जान गए थे, लेकिन गांधी जी भारत में काम करना चाहते थे तो गोपाल कृष्ण गोखले में ही वो साहस था। उन्होंने कहा नहीं, आप अभी भारत में काम करने के लायक नहीं है, अभी आपको बहुत कुछ और सीखना है। अगर भारत में काम करना है तो आप 1 साल भारत का दौरा कीजिए, हर जगह जाइए और उसके बाद देखिए कि वहां पर लोग कैसे रहते हैं, भारत की संस्कृति क्या है, भारत के लोगों में ऐसा क्या है जो उनको जोड़ सकता है। गांधी जी ने एक शिष्य के तरह उस बात को माना और वे लगातार 1 साल तक भ्रमण करते रहे, सारे देश में गए, सारे देश को उन्होंने जाना। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए 1998 में 1998 में एनसीटी ने जब देश में बहुत से लोगों से चर्चा की कि भारत की शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए और भारत की अध्यापक शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, तब हमें लगा कि 1950 या 55 में जो नॉर्मल स्कूल्स थे देश में, जहां पर प्राइमरी टीचर्स की ट्रेनिंग होती थी, हर जिले में एक होता था और उसमें कृषि कार्य के लिए जमीन होती थी। कहीं 25 एकड़ जमीन थी, कहीं 50 एकड़ जमीन तक होती थी। धीरे धीरे वो सब समाप्त हो गया। वहां पर हर व्यक्ति को कुछ कुछ ऐसा सिखाया जा सकता था जिससे वह जीवन यापन कर सके। आज हम चीन का उदाहरण देते हैं, कोरिया का उदाहरण देते हैं कि कोरिया में 95% लोग ऐसे हैं
जो हो सकता है डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पॉलिटिशियन हो, मगर समय पड़ने पर उनके पास एक न एक ऐसा कौशल होता है जिसके आधार पर वे अपना जीवन यापन कर सकते हैं। हमने ये अपने बच्चों को नहीं सिखाया। अगर हमने सिखाया होता और बेसिक एजुकेशन की चीजों को माना होता तो निश्चित रूप से आज हमारे इतने करोड़ों लोगों को विस्थापित नहीं होना पड़ता, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता। मैं एक अनुभव भी आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। 1990 के आसपास मैं पहली बार चीन गया था और मैंने ये पढ़ रखा था कि चीन के किसी गांव में जाइए तो जो सबसे अच्छा भवन होगा वो वहां का स्कूल होगा। मुझे बड़ी उत्सुकता थी कि ऐसा कैसे होगा, मैं देखना, और मैं गया, मेरे साथ और लोग भी थे। हम लोगों ने यही पाया कि स्कूल गांव का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। सरकार 1 या 2 अध्यापक देती थी, बाकी अध्यापक की नियुक्त वर्ष भर के लिए पंचायत करती थी। वही तय करती थी कि इस वर्ष कितना मानदेय मिलेगा, अगले वर्ष मिले, कम भी हो सकता था, बढ़ भी सकता था। जो सबसे बड़ी बात मैंने वहां से सीखी वो थी, चीन 1990 और उसके पहले भी वो सब कर रहा था जो महात्मा गांधी की बेसिक एजुकेशन में उन्होंने हमारे सामने रखा था, जिसे हमने 1950 में भुला दिया। चीन ने उसको भुलाया नहीं और हर जगह उसको पालन किया। नतीजा ये हुआ कि वहां गरीबी खत्म हुई, ग्रामीण स्थानों में चीजें अच्छी हुई और आज उनके पास जो कुछ है वो उसी का परिणाम है जो मैं बार बार दोहराता हूं। फिर मैं दोहराना चाहूंगा कि अभी आपकी प्रगति का रास्ता कोरोना के बाद केवल वही होगा जहां पर गांव को आप सुधारेंगे। आज उनकी क्या आवश्यकता है? सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? जीविका उपार्जन का कोई उपाय, दूसरी आवश्यकता बच्चों का स्कूल और तीसरा एक सजग स्वास्थ्य केंद्र। ये 3 चीजें मिल जाएं तो कोई कहीं पलायन नहीं करेगा। चीन ने इसमें उपलब्धि कैसे प्राप्त कर ली? उन्होंने लोगों पर ही विश्वास किया। एक चीज और यहाँ पर देखिए, चीन में अनुशासन बहुत था, जापान के विकास में अनुशासन था और संस्कृति थी। चीन डिक्टेटोरियल ढंग से चला, जापान अपनी संस्कृति के आधार को नहीं भूला और उसने लोगों को यही समझाया कि अगर हमें पुनर्जीवित होना है राष्ट्र के तौर पर तो हमें समय का पालन करना होगा। मुझे एक उदाहरण दिया गया कि अगर कोई अध्यापक कक्षा में 10 मिनट देरी से जाता है और 50 बच्चे उसकी प्रतीक्षा करते हैं तो उस अध्यापक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसके मस्तिष्क में इतना दृष्टिकोण परिवर्तन हो जाता है कि वो ग्लानि से भर जाता है और वो कहता है कि मैंने देश की प्रगति से 10 गुणे 50 500 मिनट चोरी कर लिए हैं, मैंने बर्बाद कर दिए। जब ये धारणा पैदा हो जाएगी समय के लिए तो निश्चित रूप से प्रगति और विकास के आंकड़े अपने आप दौड़ने लगेंगे। लेकिन वो अनुशासन आएगा कहाँ से, कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे चलाएंगे, ये सबसे बड़ी समस्या है। हम लोगों ने अध्यापकों के बारे में उनको सक्षम होना चाहिए, अपने कंटेंट को जानना चाहिए, बाकी चीजों को जानना चाहिए, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन 5 ऐसे तत्व हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे एनसीटी में। कमिटमेंट ऑफ द टीचर, वो किसके लिए कमिटेड है, उसकी प्रतिबद्धताएं क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। तो 5 निकाले थे। पहला, कमिटमेंट टू द लर्नर। दूसरा, कमिटमेंट टू द सोसाइटी। तो कमिटमेंट टू द लर्नर ही काफी नहीं, कमिटमेंट टू सोसाइटी, कमिटमेंट टू प्रोफेशन, कमिटमेंट टू एक्सीलेंस, जिसमें मैंने जे.आर.डी. टाटा का उदाहरण दिया, एंड कमिटमेंट टू बेसिक ह्यूमन वैल्यूज। वैल्यूज जो भी मैं आपको बताऊंगा। हम लोगों ने एक चीज और देखी थी और अध्यापकों से बहुत बड़े संपर्क के बाद ही पाई थी कि अगर अध्यापकों को विद्यार्थियों को सजग बनाना है, अपने ऊपर विश्वास पैदा करना है, उनको इंस्पायर करना है, तो केवल कक्षा में ही नहीं हो सकता। मुगल जी ने आज इस बात को बड़े अच्छे ढंग से कहा कि फिनलैंड में कक्षाएं बंद कर दी गई, वहां एक्टिविटी सेंटर से, म्यूजिक सेंटर से, कक्षाएं नहीं। लेकिन हमारे यहाँ के समय देखते हुए हमारे अध्यापकों को कक्षाओं में उसे पढ़ाना होगा, जो भी करना, कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस दिखानी होगी। लेकिन कक्षा के बाहर, स्कूल की बाउंड्री के अंदर भी जो गतिविधियां होती हैं उसमें उसे समय देना होगा। वे गतिविधियां आप धीरे धीरे कम होती जा रही हैं क्योंकि जगह ही कम हो रही है। स्कूल के बाहर बच्चों को जानना है, दुनिया को देखना है,
लोगों से मिलना है, समाज को समझना है, वो भी उन्हें सिखाना पड़ेगा। फिर हर अध्यापक को अपना समय पेरेंट्स को लेकर भी देना है, क्योंकि बिना उसके होगा नहीं। पेरेंट्स, अध्यापक और छात्र, इन तीनों को एक साथ आना ही पड़ेगा। और पांचवा था समुदाय से जुड़ी हुई चीजें। इस पर एक रिसर्च की गई थी और उस रिसर्च में लिखा था कि क्या चीजें हर अध्यापक के व्यक्तित्व में होनी ही चाहिए। वैसे तो एक वाक्य में एनसीटी कहती है ना कि गुरुर गुरुतमो धामा, लेकिन हमने उसे अलग किया तो ये पाया कि ह्यूमिलिटी एंड मॉडेस्टी, विद्या ददाति विनयम। ये हमें श्लोक तो बहुत से स्कूलों में लिखा मिल जाता है, लेकिन इसका सार संदर्भ समझने के लिए बहुत थोड़ा विचार विमर्श की आवश्यकता होती है, जो संभवतः नहीं होता है। यह टीचिंग लर्निंग के सारे आयाम बता देता है। विद्या ददाति विनयम, विनयादि पात्रता। जितना आप ज्ञान में आगे बढ़ेंगे, आपकी विनम्रता उतनी ही आगे बढ़ेगी। पात्रता धनम आपनोति, जब आपकी पात्रता विनयशीलता से बढ़ती है तब धन अर्जन करना आपका कर्तव्य है। पात्रता धनम आपनोति, धना धर्म तथा सुखम। ये पश्चिम और पूर्व की संस्कृति का इससे बढ़िया और उदाहरण हो ही नहीं सकता, जिसमें ये कहता है कि धना धर्मम तथा, धन अर्जन से ही सुख नहीं आता, धन इकट्ठा करने से सुख नहीं आता। बीच में एक कड़ी और भी है, वो है धर्म की। धर्म का अर्थ है सदाचरण, राइट कंडक्ट। आपको, आप में बहुत लोगों को अंदाज होगा कि एनसीईआरटी ने आज से करीब 20 वर्ष पहले ये कहा था कि सब धर्मों के मूल तत्व बच्चों को बताए जाने चाहिए। वे समानताओं को जाने और जहां जहां अंतर है उनका आदर करना सीखे। मैंने प्रारंभ में एक वाक्य कहा था कि विश्व स्तर पर माना जाता है लर्निंग टू लिव टुगेदर। लर्निंग टू लिव टुगेदर का जो व्यवहारिक पक्ष है वो यही है कि हम विविधताओं को जाने, जिसमें पंथिक और धार्मिक विविधताएं भी हैं। जब हम अपने पड़ोस के व्यक्ति बैठने वाले बच्चे के साथ उसके धर्म को जानेंगे, हम उसमें जानेंगे ये धर्म भी सत्य, अहिंसा, शांति, सदाचरण और भाईचारे की बात करता है, तो मेरा अपनत्व बढ़ेगा। और जैसे जैसे मेरा अपनत्व बढ़ेगा वैसे वैसे देश की प्रगति और विकास में मैं भागीदारी करूंगा। कोरोना के बाद टीचिंग लर्निंग के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात यही कही जा सकती है कि अध्यापकों को अपने को सुसज्जित करना पड़ेगा, अपने को इस स्तर तक लाना पड़ेगा कि उनके अंदर ये भावना है कि मैं अध्यापक बना हूं, सोच समझ कर बना हूं। मैंने कितने विद्यार्थियों का जीवन बना दिया। हम में से ऐसे लोग जिन्होंने 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल काम किया है, हम में से हर एक के पास ऐसे उदाहरण होंगे जहां आपका एक वाक्य किसी के जीवन को दिशा दे गया हो। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था और मेरे फिजिक्स के प्रोफेसर थे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी, रज्जू भैया के नाम से सारे देश में जाने गए। मैं उनका एक उदाहरण देता हूं बार बार, और जो सुनता है वो कहता है ये वैल्यू एजुकेशन है जो हर अध्यापक को देनी चाहिए। मैं एक नई कमीज पहनकर खड़ा हुआ था, वे काफी दूर सामने से आ रहे थे और उनकी निगाहों में दिखाई देगा कि मेरी कमीज नई है। उन्होंने आए, पास में आए, थोड़ा रुके और धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, कमीज नई है, घर में सबके लिए बनी है या नहीं, और चले गए। अगला कोई वाक्य नहीं बोला। मैंने इस वाक्य में जीवन भर के लिए एक संदेश प्राप्त कर लिया और उसके बाद हजारों विद्यार्थियों को मैंने बताया और उन्होंने बताया, आज आप लोग सुन रहे हैं, मुझे निश्चित मत है कि आप भी इसको भूलेंगे नहीं, इसका अर्थ हमेशा आपके मन में रहेगा। हम अध्यापक के रूप में लोगों के जीवन बदल रहे हैं, हम देश के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। हम इस भावना के साथ आगे बढ़े तो टीचिंग लर्निंग के जो मूल तत्व हैं वो हमारे सभी ने बताए हुए। मैंने श्री अरविंदो का जिक्र आपके साथ किया। मैं अंत में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के 2 शब्द आपके सामने कहना चाहता हूं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जिसमें टीचिंग, लर्निंग, अध्यापक, शिक्षा सबका समन्वय हो सकता है, सबका स्वरूप बदल सकता है। और वो वाक्य था गुरुदेव टैगोर ने लिखा। उनका बचपन बहुत अच्छा नहीं था, उनके अध्यापकों के साथ के अनुभव बड़े कटु थे और उन्होंने लिखा है कि एक अध्यापक को देखकर उन्हें लगता था केन पर्सोनिफाइड, जैसे उसको देखते थे उन्हें वो बेथी दिखाई देता था, जहां विनयशीलता नाम की कोई चीज नहीं।
उन्होंने लिखा कि हर बच्चे को, हर व्यक्ति को जन्म लेते समय 2 वरदान ईश्वर देता है। पहला, पावर ऑफ आइडियाज, दूसरा पावर ऑफ इमेजिनेशन। और शिक्षा व्यवस्था इन दोनों वरदानों को कुंठित करने में लगातार लगी रहती है। पावर ऑफ आइडियाज एंड पावर ऑफ इमेजिनेशन को अगर आप बढ़ने दें, शिक्षा व्यवस्था बच्चे को जिस ढंग से वो सीख रहा है उसमें सहायता करके आगे बढ़ने दे, तो 2 शब्द आपके मन में तुरंत आ जाएंगे, वे हैं क्यूरियोसिटी। हर बच्चे के पास क्यूरियोसिटी होती है और वो विचार भी उसके साथ जुड़ जाती है। और क्यूरियोसिटी जब होती है, आइडियाज होते हैं, इमेजिनेशन होता है, तो क्रिएटिविटी अपने आप सजग हो जाती है। और जब क्रिएटिविटी आती है तो कौशल आ जाते हैं, कौशल आते हैं तो उत्पादन बढ़ जाता है, उत्पादन बढ़ता है तो मानव जीवन में सुख सुविधा अपने आप आने लगते हैं। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति वही रहती है कि हम सृजनात्मकता को कमजोर करते हैं। अगर हम इसको आगे बढ़ाते रहें तो निश्चित रूप से शिक्षा में परिवर्तन होगा, व्यक्तित्व में परिवर्तन होगा और समाज में परिवर्तन होगा। मुकुल जी ने बहुत सी बातें कही, कहा कि प्राचीन भारत के उसे जोड़ने की क्या बात है, उसका कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य कहना चाहता हूँ। मैं बहुत साल पहले रूस गया था, उस समय यूएसएसआर था। वहां की बहुत सी चीजें लोगों को पसंद है, बहुत सी नहीं पसंद है, लेकिन मैंने वहां बहुत से बड़े बड़े स्टोर पर एक वाक्य लिखा हुआ देखा जिसका अर्थ था, चिल्ड्रन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। सबसे अधिक महत्वपूर्ण नागरिक हमारे बच्चे हैं। और एक वाक्य जो संवेदनात्मक स्तर पर आप लोग सुनेंगे तो भूलेंगे नहीं कभी। उन्होंने कहा, आपके देश के बच्चे जो गीत गाते हैं उन्हें सुनकर मैं देश का भविष्य बता सकता हूं। देश की संस्कृति से जुड़ने के लिए इससे बढ़िया कोई वाक्य नहीं हो सकता है। मेरे देश के बच्चे जो गीत गाते हैं उनको सुनकर मैं अपने देश के भविष्य का अंदाज लगा सकता हूं, क्योंकि दुनिया में इस समय और कोरोना के बाद भी एक ही मूल तथ्य होगा कि वही देश प्रयत्न करेगा जिसकी शिक्षा, उस देश शिक्षा की जड़ें उस देश की संस्कृति में गहराई से गड़ी होंगी और जो नए विचारों के लिए हमेशा नए विचार ग्रहण करने के लिए भी तैयार रही होंगी। आपने गांधी जी का इस संबंध में एक वाक्य पढ़ा होगा कि मैं अपने घर के दरवाजे ताजी हवा के लिए खुले रखना चाहता हूं, लेकिन इतने नहीं रखना चाहता कि मेरा घर ही उड़ जाए उसमें आकर के, हम अपना सब कुछ भूल जाएं और पश्चिम और के उस पर भी हम उससे वशीभूत होकर कार्य करते रहें। अतः कोरोना के बाद शिक्षा का स्वरूप होगा गांव में शिक्षा सुधार करना, गांव के स्कूलों को नई साख वापस करना जो पहले कभी थी, और दूसरी बात हर स्तर के व्यक्ति को सम्मान देना, चाहे वो कोई भी कार्य कर रहा हो। तीसरी बात लोगों को कौशल सिखाना, और चौथी बात शिक्षा की विषय वस्तु को स्थानीयता से जोड़ना